तो आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे, ब्रिटिश भारत के उस दौर में जब देश के भविष्य की नींव रखी जा रही थी। और हमारी इस पड़ताल का केंद्र है शिक्षा। हाँ, खास तौर पर वो दौर डायार्की के बाद का, जब कुछ अधिकार भारतीय मंत्रियों को दिए गए और कुछ अंग्रेजों ने अपने पास रखे। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उस दौर की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटियों और योजनाओं के नोट्स हैं। और हमारा मिशन है इन पन्नों को पलटकर ये समझना कि शिक्षा के नाम पर जो कुछ हो रहा था उसके पीछे की असली कहानी क्या थी। क्या ये सच में भारत को शिक्षित करने की कोशिश थी, या फिर क्या ये साम्राज्य को चलाने का एक और औजार था? ये सवाल ही मुझे लगता है इस पूरी चर्चा की आत्मा है। क्योंकि ऊपर से देखने पर तो बहुत कुछ अच्छा लगता है ना। बिल्कुल। नए स्कूल खुल रहे थे, कमेटियां बन रही थीं, बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही थीं। लेकिन जब हम गहराई में उतरते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। हम हार्टॉग समिति की रिपोर्ट से शुरू करेंगे, जो एक तरह से उस दौर की शिक्षा व्यवस्था का एक्सरे थी। और फिर हम दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को टकराते हुए देखेंगे, गांधी जी की वर्धा योजना और अंग्रेजों का सार्जन प्लान। और आखिर में हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो आपने पूछा कि इन सब के पीछे अंग्रेजों का असली मकसद क्या था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद से। शिक्षा का जिम्मा भारतीय मंत्रियों के हाथ में आ गया था, लेकिन लगता है कि केंद्र सरकार ने इससे पूरी तरह हाथ खींच लिए थे। जी, यहाँ तक कि 1902 से जो सरकारी अनुदान मिलते थे वो भी बंद कर दिए गए। तो एक अजीब सी स्थिति बन गई थी। स्कूल कॉलेज तो बढ़ रहे थे, लेकिन बिना पैसों के उनकी हालत खस्ता होती जा रही थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसी को कहते हैं मात्रा का विस्तार, गुणवत्ता का ह्रास। अच्छा। और इसी गिरते हुए स्तर की जांच के लिए 1929 में सर फिलिप हार्टॉग की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। हार्टॉग समिति। हाँ, और जब उन्होंने प्राथमिक शिक्षा की हालत देखी तो उन्होंने दो बहुत दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किए जो आज भी शिक्षा जगत में बहुत मायने रखते हैं। अपव्यय यानी वेस्टेज और अवरोधन यानी स्टैग्नेशन। एक मिनट, अपव्यय और अवरोधन, ये तो सुनने में किसी फैक्ट्री या इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के शब्द लगते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए इनका क्या मतलब था? आपका कहना बिल्कुल सही है। ये शब्द कठोर लगते हैं, लेकिन ये उस दौर की कड़वी सच्चाई थे। अपव्यय का मतलब था कि एक बच्चा स्कूल में दाखिला तो लेता है, लेकिन कुछ ही साल में साक्षर बनने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देता है। बिल्कुल। तो उस पर जो भी थोड़ा बहुत समय, पैसा और मेहनत खर्च हुई वो सब बर्बाद हो गई। और इसके पीछे वजह थी गरीबी, जातिगत भेदभाव और खेती पर निर्भर परिवारों की मजबूरियां। और अवरोधन या स्टैग्नेशन। अवरोधन का मतलब था किसी बच्चे का एक ही क्लास में 1 साल से ज्यादा अटके रहना। आप सोचिए, जब बच्चा बार बार फेल होगा तो उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा और वो स्कूल छोड़ देगा। और इसकी वजहें भी बहुत जमीनी थीं, जैसा स्रोत बताते हैं। हाँ, ट्रेन टीचरों की कमी, कई गांवों में सिर्फ एक ही टीचर वाले स्कूल होना और खास तौर पर महिला शिक्षकों का न होना, जिसकी वजह से लड़कियां स्कूल नहीं आ पाती थी। तो समिति ने एक तरह से समस्या की जड़ को पकड़ लिया था। तो इस बीमारी का इलाज क्या सुझाया गया? सिर्फ समस्या बता देना तो काफी नहीं होता। नहीं, उन्होंने काफी ठोस सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा का कोर्स कम से कम 4 साल का होना चाहिए, ताकि बच्चा कुछ सीखने से पहले ही स्कूल ना छोड़ दे। बिल्कुल। दूसरा, स्कूल का टाइम टेबल और छुट्टियां स्थानीय जरूरतों जैसे फसल की कटाई के हिसाब से तय होनी चाहिए। ये बहुत ही व्यावहारिक सोच थी। और सबसे जरूरी, शिक्षकों की ट्रेनिंग। हाँ, ट्रेनिंग और सैलरी दोनों बेहतर की जाए ताकि अच्छे लोग इस पेशे में आएं। मुझे इन सिफारिशों में एक बात बहुत दिलचस्प लगी, वो थी प्राथमिक स्कूलों को सामुदायिक केंद्र बनाने का विचार। हाँ, और ये अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। जरा कल्पना कीजिए, 1929 में कोई ये कह रहा है कि स्कूल सिर्फ बच्चों के पढ़ने की जगह नहीं होनी चाहिए। वो एक सेंटर बने, एक ऐसा सेंटर जहां दिन में बच्चे पढ़ें और शाम को बड़ों को पढ़ाया जाए, जहां चिकित्सा सुविधाएं हो, एक छोटी सी लाइब्रेरी हो, मनोरंजन के साधन हो। ये तो आज के कम्युनिटी लर्निंग हब्स का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। ये विचार दिखाता है कि हार्टॉग समिति सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे सोच रही थी। तो प्राथमिक स्तर पर तो समस्या की जड़ पकड़ ली गई कि बच्चे स्कूल में टिक नहीं रहे थे, लेकिन क्या ये समस्या सिर्फ छोटे बच्चों तक ही सीमित थी या फिर आगे की पढ़ाई माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भी यही हाल था? हाल वहां भी कुछ अच्छा नहीं था। समिति ने साफ कहा कि माध्यमिक शिक्षा का एकमात्र मकसद बच्चों को यूनिवर्सिटी की परीक्षा के लिए तैयार करना बन गया है। बस रटने पर जोर था, समझने पर नहीं।
नतीजा ये था कि मैट्रिक में फेल होने वाले छात्रों की तादाद बहुत ज्यादा थी। तो समिति ने क्या कहा? समिति ने सुझाव दिया कि हर बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजने की होड़ बंद होनी चाहिए। इसके बजाय पाठ्यक्रम में औद्योगिक और व्यावसायिक जैसे विषय भी शामिल किए जाएं। ताकि जो बच्चे एकेडमिक पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, वे कोई हुनर सीख कर अपना रास्ता बना सकें। सही कहा। और यूनिवर्सिटी स्तर पर वहां तो पढ़े लिखे लोग पहुंचते थे, वहां क्या समस्या थी? वहां की समस्या थी भीड़ और गिरते हुए मानक। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री बांटने की मशीन बनते जा रहे हैं। लाइब्रेरी की हालत खराब थी, रिसर्च पर ध्यान नहीं था। उन्होंने कहा कि दाखिला सिर्फ योग्यता के आधार पर होना चाहिए और विश्वविद्यालयों को अपने मानक ऊंचे करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ऑनर्स कोर्स शुरू करने की भी वकालत की, ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को गहराई से पढ़ने का मौका मिले। जी। तो कुल मिलाकर हार्डॉग समिति ने पूरी शिक्षा व्यवस्था की एक तरह से हेल्थ रिपोर्ट तैयार कर दी। लेकिन रिपोर्ट आने के कुछ ही सालों बाद भारत के राजनीतिक मंच पर दो ऐसे मॉडल सामने आए जो दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग दुनियाओं को दिखाते थे। हाँ, ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। एक तरफ थी 1937 की वर्धा योजना, जिसे हम गांधी जी की नई तालीम भी कहते हैं। ये पूरी तरह से भारतीय जमीन से निकली हुई योजना थी। आत्मनिर्भरता पर आधारित एक सोच। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी ही जड़ों से काट दिया है और पढ़े लिखे लोगों और आम जनता के बीच एक गहरी खाई खोद दी है। और इस योजना का मूल मंत्र क्या था? ये बाकी योजनाओं से अलग कैसे थी? इसका मूल मंत्र था करके सीखना, यानी लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। जाकिर हुसैन समिति ने इसे आकार दिया था। और इसके प्रावधान, वो तो क्रांतिकारी थे। बिल्कुल। पहला, 7 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। दूसरा, पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा होगी, अंग्रेजी नहीं। लेकिन जो सबसे अनोखी बात थी, वो थी शिक्षा को किसी उत्पादक काम या शिल्प से जोड़ना। हाँ। उत्पादक शिल्प, इसका क्या मतलब है? क्या बच्चों को स्कूल में काम करना था? हाँ, लेकिन शोषण के लिए नहीं, सीखने के लिए। इसका मतलब था कि बच्चों को गणित, विज्ञान, इतिहास जैसे विषय किसी दस्तकारी के जरिए सिखाए जाएंगे। जैसे कताई बुनाई, लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना या खेती। अच्छा। सोचिए, जब बच्चा चरखा चलाएगा तो वो सूत की लंबाई चौड़ाई नापते हुए गणित सीखेगा, कपास के पौधे के बारे में पढ़ते हुए विज्ञान समझेगा और भारत में कपड़ा उद्योग का इतिहास जानेगा। मतलब शिक्षा और जीवन जुड़ जाएंगे। लक्ष्य ये था कि स्कूल अपने बनाए सामान को बेचकर आत्मनिर्भर बने और बच्चे ऐसे हुनर सीखें जो उनके जीवन में काम आए। ये सिर्फ शिक्षा नहीं थी, ये एक आत्मनिर्भर और अहिंसक समाज बनाने का सपना था। ये तो एक अद्भुत विचार है। शिक्षा जो आपको सिर्फ दिमाग से ही नहीं बल्कि हाथ से भी मजबूत बनाए। लेकिन ये सपना अधूरा रह गया। हाँ, दुर्भाग्य से दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और 1939 में कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। इस वजह से नई तालीम का ये बड़ा प्रयोग कभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। तो गांधी जी की नई तालीम एक तरह से भारतीय आत्मनिर्भरता का सपना थी, जो जमीन से जुड़ी थी। लेकिन ये सपना अधूरा रह गया और फिर 1944 में अंग्रेजों ने अपना एक बिल्कुल अलग भव्य नक्शा पेश किया, सार्जेंट प्लान। ये तो जैसे दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। सार्जेंट प्लान, इसे भारत में शिक्षा का पहला राष्ट्रीय खाका भी कहा जाता है। इसका लक्ष्य तो बहुत बड़ा था। हाँ, 40 साल में भारत को पूरी तरह साक्षर बनाना। 40 साल? लक्ष्य बहुत बड़ा था और योजना बहुत व्यवस्थित। इसे भारत सरकार के सलाहकार सर जॉन सार्जेंट ने बनाया था। इसने पहली बार जन्म से लेकर यूनिवर्सिटी तक की पूरी शिक्षा को एक साथ देखा। तो इसमें क्या-क्या स्तर थे? इसमें शिक्षा को कई स्तरों में बांटा। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए मुफ्त प्री प्राइमरी शिक्षा, फिर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य बुनियादी शिक्षा, जिसे जूनियर और सीनियर बेसिक में बांटा गया। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें भी वर्धा योजना की तरह करके सीखने पर जोर दिया गया था। हाँ, स्थानीय शिल्प पर जोर दिया गया था, लेकिन हाई स्कूल के मामले में इसका नजरिया बिल्कुल अलग था। यहीं पर फर्क साफ दिखता है। जहां वर्धा योजना सबके लिए थी, वहीं सार्जेंट प्लान में हाई स्कूल की शिक्षा सबके लिए नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि सार्जेंट प्लान का मानना था कि हाई स्कूल की शिक्षा सिर्फ उन बच्चों को मिलनी चाहिए जो औसत से ज्यादा प्रतिभाशाली हों। तो ये एक तरह की चयनात्मक, या कह सकते हैं कि एलिटिस्ट व्यवस्था थी। बिल्कुल। इसमें भी 2 रास्ते थे, अकादमिक, जिसमें आप आर्ट्स या साइंस पढ़ते, और दूसरा तकनीकी, जिसमें आप औद्योगिक या व्यावसायिक विषय पढ़ते।
तो ये हर किसी को यूनिवर्सिटी भेजने के खिलाफ था, जो हाटॉग समिति ने भी कहा था। जी। और भाषा को लेकर क्या नीति थी? अंग्रेजी का क्या स्थान था इसमें? निर्देश का माध्यम तो मातृभाषा ही थी, लेकिन अंग्रेजी को एक अनिवार्य दूसरी भाषा के तौर पर रखा गया था। इसके अलावा आज जो हम 3 साल की यूनिवर्सिटी डिग्री देखते हैं, उसका प्रस्ताव भी इसी प्लान में था और एक बहुत दूरदर्शी सुझाव था। वो यूजीसी वाला? हाँ, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी की तर्ज पर भारत में भी एक ऐसी ही संस्था बनाने का जो विश्वविद्यालयों के कामकाज को देखे। ये सब सुनने में तो बहुत व्यापक और सोचा समझा लगता है, लेकिन 40 साल का लक्ष्य, उस समय के राष्ट्रवादी नेताओं को ये कैसा लगा होगा? 40 साल तो एक पूरी पीढ़ी होती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उस समय के भारतीय नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस काम को इंग्लैंड ने कुछ दशकों में कर लिया, उसके लिए भारतीयों को 40 साल इंतजार क्यों करना पड़ेगा? कुछ ने तो इसे देर करने का एक बहाना तक कह दिया। ये भी आलोचना हुई कि ये योजना भारतीय माहौल को समझे बिना पूरी तरह से इंग्लैंड की नकल है। हाँ, लेकिन क्या ये आलोचना थोड़ी सख्त नहीं है? आजादी के बाद हमने भी तो काफी हद तक पश्चिमी मॉडल ही अपनाया। क्या सार्जेंट की योजना उस वक्त के हिसाब से एक यथार्थवादी पहला कदम नहीं हो सकती थी, भले ही वो आदर्श न हो? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। बाद में जब स्वतंत्र भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की, तो कई विशेषज्ञों ने माना कि 40 साल का लक्ष्य शायद यथार्थवादी ही था। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते होते अंग्रेज सरकार अचानक भारतीय शिक्षा को लेकर इतनी गंभीर और मेहरबान क्यों हो गई? ये बड़ी बड़ी योजनाओं के पीछे का असली खेल क्या था, और हमारे स्रोत इस पर क्या रोशनी डालते हैं? क्या ये वाकई भारत की भलाई के लिए था? स्रोत साफ कहते हैं कि ये कोई परोपकारी काम नहीं था। इसके पीछे बहुत ही सोचे समझे राजनीतिक और आर्थिक कारण थे। सबसे पहला कारण? सबसे पहला और बड़ा कारण था, उन्हें अपनी सल्तनत चलाने के लिए एक फौज चाहिए थी। क्लर्कों, छोटे अफसरों और सहायकों की फौज। और अंग्रेजों से ज्यादा सस्ते और आसानी से उपलब्ध थे अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय। अच्छा, तो इसीलिए अंग्रेजी पर इतना जोर था, मतलब पढ़ाओ और शासन करो वाली नीति? बिल्कुल। और आर्थिक कारण भी थे। वो क्या थे? उन्हें उम्मीद थी कि जो भारतीय अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी तौर तरीके सीखेंगे, वे अंग्रेजी रहन सहन अपनाएंगे। वो ब्रिटिश कपड़ों से लेकर ब्रिटिश बिस्किट तक हर चीज के ग्राहक बनेंगे। यानी भारत को सिर्फ राजनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी गुलाम बनाना। और तीसरा कारण सबसे ज्यादा चालाकी भरा था। वो क्या? उन्हें लगता था कि अंग्रेजी पढ़ा लिखा तबका ब्रिटिश राज का प्रशंसक बन जाएगा। वो उन्हें सभ्य बनाने के लिए अंग्रेजों का शुक्रगुजार होगा और कभी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। तो शिक्षा एक तरह का वैचारिक हथियार थी, एक ऐसा निवेश जिससे साम्राज्य को सस्ते कर्मचारी, नए ग्राहक और वफादार प्रजा तीनों मिले। हाँ, शिक्षा का इस्तेमाल भारतीयों को सशक्त बनाने के लिए नहीं, बल्कि साम्राज्य की जड़ें मजबूत करने के लिए किया जा रहा था। ये एक बहुत ही सोचा समझा डिजाइन था। तो इस सोची समझी नीति का जमीनी स्तर पर क्या असर हुआ? जाहिर है, जब नियत में ही खोट हो तो परिणाम भी समाज को तोड़ने वाले ही होंगे। इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक चलने वाला था। सबसे पहला और सीधा असर ये हुआ कि भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, जैसे गुरुकुल और मदरसे, बर्बाद हो गए। उन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिली? हाँ, और वे धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। खास तौर पर 1844 के बाद, जब सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी जानना जरूरी कर दिया गया, तब तो लोगों के पास अंग्रेजी स्कूलों में जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। और आम जनता, देश की 90% से ज्यादा आबादी जो गांव में रहती थी, उसका क्या हुआ? आम लोगों की पढ़ाई को तो पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। अंग्रेजों का सारा ध्यान शहरों में रहने वाले एक छोटे से अमीर तबके को पढ़ाने पर था, जो उनके काम आ सके। और इसका नतीजा? नतीजा ये हुआ कि 1921 में भारत में 92% लोग निरक्षर थे। 92%? ये आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। शिक्षा कुछ खास वर्गों की जागीर बन गई, क्योंकि ये मुफ्त नहीं थी, और इसने पढ़े लिखे शहरी बाबू वर्ग और अनपढ़ ग्रामीण जनता के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो आज भी पूरी तरह से नहीं गिरी है। महिला शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की हालत तो और भी खराब रही होगी। उनकी तो बात ही मत कीजिए। महिला शिक्षा को लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। क्यों? अंग्रेजों को 2 डर थे। एक, कि इससे भारत का रूढ़िवादी तबका नाराज हो जाएगा, और दूसरा, उन्हें लगता था कि महिलाओं को पढ़ाने से उनके साम्राज्य को कोई सीधा फायदा नहीं होने वाला। और तकनीकी शिक्षा? उसे भी दबा के रखा गया ताकि भारत में
कभी औद्योगिक क्रांति ना हो सके और वो हमेशा इंग्लैंड के कारखानों पर निर्भर रहें। सोचिए जरा, 1857 तक पूरे भारत में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज और 1 इंजीनियरिंग कॉलेज था रुड़की में। और रुड़की में भी दाखिला सिर्फ यूरोपियन और यूरेशियन लोगों को ही मिलता था। जी ये एक लाइन ही पूरी कहानी बयां कर देती है कि उनकी नीयत क्या थी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी शिक्षा प्रणाली थी जिसने जानबूझकर एक छोटा वफादार अभिजात वर्ग तैयार किया और देश की विशाल आबादी को अज्ञानता और गरीबी में छोड़ दिया। सही कहा आपने। ये एक ऐसी प्रणाली थी जो भारतीय समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रही थी। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश भारत में शिक्षा का सफर हार्टॉग समिति की गुणवत्ता की चिंताओं से शुरू हुआ, गांधी जी की नई तालीम के जमीनी सपनों और सार्जेंट प्लान के भव्य नक्शों से गुजरा, और अंत में हमने पर्दे के पीछे छिपे असली मकसदों को बेनकाब किया। ये कहानी इस तनाव की है कि शिक्षा किसके लिए हो, एक छोटे वफादार तबके के लिए या फिर देश की पूरी जनता के लिए। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन श्रोतों से ये साफ है कि अंग्रेजों ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाई जो उनकी अपनी प्रशासनिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करती थी, न कि भारत की। और इसने एक शिक्षित अभिजात वर्ग और आम जनता के बीच एक गहरी खाई पैदा की। सोचने वाली बात यह है कि उस व्यवस्था की गूंज, परीक्षा और डिग्री पर उसका हद से ज्यादा जोर, शहरी और ग्रामीण शिक्षा में जमीन आसमान का फर्क और अंग्रेजी भाषा का आज भी सिर चढ़कर बोलता रुतबा हमारे आज के शैक्षिक ताने बाने को किस हद तक और कैसे प्रभावित कर रही है।